चलिए, नमस्कार सभी को। गार्गी क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस क्लास का टॉपिक रहेगा सामान्य विज्ञान का एक टॉपिक, उत्तक टिश्यू के रूप में। तो उत्तक और उससे जुड़े हुए यानी कि उत्तक कितने प्रकार के होते हैं और उत्तकों के मुख्य मुख्य कार्य क्या होते हैं, वो तमाम बातें अपने इस चैप्टर में, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए, उत्तक शब्द की जब हम बात करते हैं तो पहले हम जीव शब्द से इसकी शुरुआत करते हैं। जीव का मतलब हमारे पास पृथ्वी का ऐसा कोई भी छोटे से छोटा भाग जिसके अंदर जीवन पाया जाता है उसको अपने क्या बोल सकते हैं, जीव बोल सकते हैं। ये जीव मुख्य रूप से अगर अपने विभाजित करें तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पादप के रूप में जीव होते हैं और एक जंतुओं के रूप में भी जीव होते हैं। तो जंतु और पादप जो है ये अपने आप में जीवन के प्रतीक होते हैं, तो इनको अपने सम्मिलित रूप से क्या बोल देते हैं, जीव बोल देते हैं। अब ये जीव जो है, इसका जो शरीर बना है, उस शरीर का संगठन किस प्रकार का रहा है, यानी कि उस शरीर का निर्माण कितने स्तर से मिलकर हुआ है, उसको अपने किसी भी जीव के शरीर का संगठन बोल सकते हैं या उसका ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं कि उस जीव का शरीर जो बना है वो किस प्रकार के स्तर से मिलकर बना है। तो जीव के जो संगठन जो होता है उसके शरीर का, उसमें मुख्य रूप से जो स्तर पाए जाते हैं उनको अपने एक सीरीज के रूप में बता सकते हैं। जैसे किसी भी जीव के शरीर का सबसे छोटा स्तर जो होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, कोशिका क्या बोलते हैं, कोशिका। सेल बोल सकते हैं अपने इसको इंग्लिश में, सेल या कोशिका। यानी कि कोशिका किसी भी जीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। और ये इकाई किसी भी जीव की संरचना भी बनाती है और उस जीव के जितने भी शरीर में कार्य होते हैं उन कार्यों की शुरुआत भी यहीं से होती है। इसलिए हम कोशिका को किसी भी जीव के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। यानी कि उस जीव के शरीर की संरचना का निर्माण भी इसके द्वारा किया जा रहा है और जीव के शरीर के जितने भी कार्य हो रहे हैं वो सबसे सूक्ष्म स्तर पर जहां पूरे होते हैं वो हमारे पास भाग कौन सा होता है, कोशिका। तो कोशिका उसी प्रकार की स्ट्रक्चर या संरचना होती है जैसे एक मकान कोई होता है, मान लो उस मकान में सबसे आधारभूत चीज जो होती है उसके निर्माण में ईंट होती है जैसे, ठीक है। तो कोशिका हमारे शरीर की या किसी भी जीव के शरीर की एक क्या होती है, ईंट होती है। जैसे ईंट से मकान बनता है उसी प्रकार से शरीर जो है उसका निर्माण भी किससे हुआ है, ईंटों से या कोशिकाओं से मिलकर बना या उनसे, ठीक है। अब ये कोशिकाएं जो होती है ये संख्या में बहुत अधिक है। जैसे अगर मानव शरीर की बात करें तो हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर खरबों की संख्या में कोशिकाएं हैं। अब इतनी सारी कोशिकाएं संरचना और कार्यों में किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होगी। तो कोशिकाएं जो होती है ये आपस में मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं, लेकिन इसके पीछे शर्त यह है कि समान प्रकार के कार्य करने वाली कोशिकाएं, समान प्रकार के कार्य करने वाली कोशिकाएं जब आपस में मिल जाती हैं तो उनका जो ग्रुप बनता है या उनका जो समूह बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जो संरचना और कार्य की दृष्टि से समान होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, उत्तक। कहने का मतलब कोशिकाएं विभाजित हुई या कोशिकाएं आगे समूह बनाया उन्होंने, तो कोशिकाओं का समूह अपने आप में क्या कहलाया, उत्तक कहलाया। इसी उत्तक जो है, ये समान कार्य करने वाले उत्तक जब आपस में मिल जाते हैं तो इससे किसी भी जीव के शरीर के अंग बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। तो उत्तकों का समूह आपस में मिलकर क्या बनाता है, अंग बनाता है। लेकिन शर्त वही समान है कि समान कार्य करने वाले उत्तक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। और जब समान कार्य करने वाले अंग आपस में मिलते हैं तो इससे अंग तंत्र का निर्माण होता है। क्या बनता है, अंग तंत्र। तो कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है, कोशिका से बड़े उत्तक होते हैं, उत्तक से बड़े अंग होते हैं और अंग से बड़े क्या होते हैं, अंग तंत्र होते हैं। और सभी प्रकार के अंग तंत्र मिलकर किसी भी जीव के शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये जो 5 स्तर मैंने आपको बताए, कोशिका, उत्तक, अंग, अंग तंत्र और शरीर, ये पूरे किसी भी जीव के शरीर के संगठन के स्तर अपने इनको बोलते हैं। तो हम जो अभी डिस्कस करने वाले हैं वो हम उत्तक और उसके प्रकारों के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम पादपों से संबंधित उत्तक भी अलग से पढ़ेंगे और जंतुओं से संबंधित उत्तक भी अलग से पढ़ेंगे। कहने का मतलब उत्तक मुख्य रूप से जीव के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। जंतुओं में मिलने वाले उत्तक जंतु उत्तक कहलाते हैं, जबकि पादपों में मिलने वाले उत्तक जो है वो क्या कहलाते हैं, अपने आप में पादप उत्तक कहलाते हैं, ठीक है। अब ये जो उत्तक शब्द हम काम में ले रहे हैं, इस उत्तक वर्ड का सबसे पहले प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति हैं विज्ञान के अंदर, उनका नाम है बाइचेट के नाम से, बाइचेट।
यानी कि विज्ञान में उत्तक शब्द देने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? बाइचेट है। जबकि इस उत्तक का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को हिंदी में तो हम सामान्य रूप से औतिकी बोलते हैं। औतिकी, उत्तक का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? औतिकी कहलाती है। लेकिन पेपर में जब इसके लिए शब्द काम में लिया जाएगा तो हिस्टोलॉजी शब्द काम में लिया जाएगा। उत्तक का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या बोला जाता है? हिस्टोलॉजी बोला जाता है। जैसे कोशिका का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। हिंदी वाला नाम तो आसान है, जैसे कोशिका विज्ञान हो गया, लेकिन इंग्लिश वाला नाम जो है, जैसे कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, वैसे ही उत्तक का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी कहलाती है। और इस हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति जो हैं, या इस हिस्टोलॉजी शब्द को देने वाले जो व्यक्ति हैं, वो है मायर। हिस्टोलॉजी वर्ड देने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? मायर। जबकि इस हिस्टोलॉजी शब्द का अध्ययन करने वाले या उत्तकों का अध्ययन करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे मार्सेलो मेलपेगी के नाम से। मार्सेलो मेलपेगी इटली के एक वैज्ञानिक थे ये। इन्होंने सबसे पहले उत्तक का विस्तृत अध्ययन किया था। इसलिए यहां दो क्वेश्चन अपने पास बचते हैं कि हिस्टोलॉजी शब्द देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ये थे मायर। जबकि हिस्टोलॉजी ब्रांच जो है इसका विस्तृत अध्ययन करने वाले, या हम ये कह सकते हैं कि हिस्टोलॉजी के फादर या इसके संस्थापक कौन थे? तो हिस्टोलॉजी के फादर या संस्थापक के रूप में हम किसको जानते हैं? मार्सेलो मेलपेगी को जानते हैं। ये इटली के रहने। तो यहां तीन वैज्ञानिकों के नाम हमारे पास आए। बाइचेट जिन्होंने उत्तक वर्ड दिया, इसके बाद में हिस्टोलॉजी वो शाखा जिसके अंदर उत्तक का अध्ययन किया जाता है। इस हिस्टोलॉजी शब्द को देने वाले व्यक्ति जो है वो कौन है? मायर। कई बार इसकी जगह मेयर शब्द भी लिखा मिल सकता है आपको, मेयर या मायर। जबकि इस शाखा का विकास करने वाले या इसके ऊपर विस्तृत अध्ययन करने वाले व्यक्ति जो है वो कौन है? मार्सेलो मेलपेगी। तो इनको हम उत्तक विज्ञान का फादर या फादर ऑफ हिस्टोलॉजी के नाम से, या संस्थापक जो है हिस्टोलॉजी के वो कौन है? तो मायर के नाम से। ठीक, तो ये तो हमने एक बेसिक सी बात की है कि उत्तक क्या होते हैं, या उत्तक हमारी इस श्रृंखला के अंदर कहां स्टैंड करते हैं, जिनके बारे में हम ये सारी बातें कर रहे हैं। अब अपने मुख्य रूप से आगे देखते हैं कि ये जो उत्तक हम करेंगे, ठीक है, उत्तक जो है इनके प्रकार कितने हो सकते हैं? तो जीव के आधार पर उत्तक दो प्रकार के होते हैं हमारे पास, यानी कि इनकी अपने डिटेल स्टडी करनी है। तो एक उत्तक हम पढ़ेंगे जंतु उत्तक के रूप में, जो जंतुओं में पाए जाते हैं, और दूसरे उत्तक हम पढ़ेंगे पादपों के अंदर पाए जाने वाले पादप उत्तक। दो प्रकार के पास। अब जंतु उत्तक जो है या जंतुओं में मिलने वाले जो उत्तक हैं वो सामान्य रूप से चार प्रकार के होते हैं हमारे पास। अब ये जरूरी नहीं है कि ये चारों के चारों प्रकार हर जंतु में मिलते हैं। हम जैसे बात कर रहे हैं मानव की, सपोज दैट हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो किसके संबंध में कर रहे हैं? उत्तकों का। मानव। तो मानव जंतुओं में सबसे विकसित प्राणी माना जाता है। जंतुओं में सबसे विकसित प्राणी जो है वो कौन है? मानव है। तो मानव के अंदर मिलने वाले उत्तक जो है, या सबसे विकसित जंतुओं में मिलने वाले उत्तक जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं हमारे पास। सबसे ज्यादा संख्या में मिलने वाला जो उत्तक होता है उसको हम बोलते हैं संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं इसको अपने, संयोजी उत्तक। इसके बाद में दूसरा उत्तक जो होता है उसको हम बोलते हैं एपिथीलियम उत्तक, एपिथीलियम, या हिंदी में इसको बोलते हैं उपकला उत्तक। इसको संयोजी उत्तक बोल रहे हैं और इसको क्या बोल रहे हैं? अपने उपकला उत्तक बोल रहे हैं, या इंग्लिश में इसके लिए नाम जो है वो कौन है? एपिथीलियम उत्तक। तीसरा जो उत्तक मिलता है उसको हम बोलते हैं पेशीय उत्तक, मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं इसको, अपने मसल्स टिश्यू बोल सकते हैं अपने इसको। और चौथा जो इसमें उत्तक मिलता है उसको हम तंत्रिका उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंत्रिका उत्तक। ये चार प्रकार के उत्तक पादपों में मिलते हैं। तो संयोजी उत्तक के अंदर हम कौन कौन से उत्तक का अध्ययन करेंगे? तो संयोजी उत्तक मुख्य रूप से हमारे शरीर में दो प्रकार के रहते हैं। एक तो हमारे पास होते हैं वो उत्तक जो पदार्थों का आदान प्रदान करने में सहायक होते हैं, उनको हम बोलते हैं संवहन उत्तक। क्या बोलते हैं? संवहन उत्तक। तो ये संवहन उत्तक हमारे शरीर में दो होते हैं, एक तो रक्त के रूप में होता है, ब्लड के रूप में, और एक हम इसमें बोलते हैं लसिका, लसिका। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लिम्फ। क्या बोलते हैं? लिम्फ। एक को ब्लड बोलते हैं और दूसरी को क्या बोलते हैं? लिम्फ। तो ये तरल रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में मिलते हैं? तरल। तरल रूप में मिलने के कारण ये पदार्थों का आदान प्रदान करने में सहायक होते हैं, इसलिए इन उत्तकों को हम क्या बोल सकते हैं? संवहन उत्तक बोल सकते हैं।
दूसरे जो हमारे पास उत्तक होते हैं उनको हम बोलते हैं कंकालीय उत्तक। क्या बोलते हैं? कंकालीय उत्तक। कंकालीय उत्तक का मतलब हमारे शरीर का जो ढांचा है, हमारे शरीर का जो कंकाल है, वो किन उत्तकों से मिलकर बना है? तो हमारे शरीर के कंकाल का निर्माण करने वाले दो उत्तक मुख्य रूप से होते हैं। एक को हम बोलते हैं अस्थि और दूसरी को हम बोलते हैं उपास्थि। अस्थि और उपास्थि, इनके द्वारा हमारे शरीर का क्या बनाया जाता है? कंकाल बनाया जाता है। तो ये दो प्रकार के उत्तक हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मिलते हैं, यानी कि मनुष्य के अंदर पाए जाने वाले टोटल उत्तकों का 30% भाग जो है वो अकेले कौन बनाते हैं? संयोजी उत्तक बनाते हैं। संयोजी उत्तक सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाले उत्तक होते हैं हमारे पास। इसके बाद में एपिथीलियम, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, एपी का मतलब विज्ञान में जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है बाहरी आवरण। बाहरी क्या? आवरण। जैसे हमारे शरीर का बाहरी आवरण त्वचा से मिलकर बना है, तो त्वचा अपने आप में क्या है? एपिथीलियम उत्तक है। ऐसे ही हर एक उत्तक के चारों तरफ या कोई भी शरीर का अंदर का जो हमारा अंग है, उस अंग के चारों तरफ भी एक कोई ना कोई आवरण पाया जा रहा है। तो जहां भी हमारे शरीर के अंदर आवरण वाली चीज मिलेगी, वो सारी अंग जो है वो कौन से उत्तक से मिलकर बने होते हैं? एपिथीलियम उत्तक से मिलकर बने होते हैं, उपकला उत्तक से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद में हमारे शरीर में गति करने के लिए पेशियां पाई जाती हैं। शरीर के अंगों को गति प्रदान करने के लिए क्या पाई जाती है? पेशियां पाई जाती हैं। ये पेशियां भी आगे हम पढ़ेंगे, दो प्रकार की होती है, ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियां। जो हमारी इच्छा से काम करती है वो ऐच्छिक, जो हमारी इच्छा से काम नहीं करती या जिनके ऊपर हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता वो अनैच्छिक पेशी। तो दो प्रकार की पेशियों का अध्ययन अपने इसमें करेंगे। इसके बाद में तंत्रिका उत्तक। तो तंत्रिका उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं उनको सामान्य रूप से हम न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन से या न्यूरॉन कोशिकाओं के आपस में मिलने से तंत्रिका उत्तक बनता है। और ये तंत्रिका उत्तक मुख्य रूप से हमारा दो होता है, एक हमारे ब्रेन के रूप में होता है और एक हमारा स्पाइनल कॉर्ड के रूप में होता है, मेरु रज्जु के रूप में होता है। तो हमारा तंत्रिका तंत्र भी दो भागों से मिलकर बना है, एक मस्तिष्क के रूप में और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड के रूप में, ठीक है, मेरु रज्जु के रूप में। तो ये तो हमारे जंतु शरीर में मिलने वाले उत्तक हैं। तो चार प्रकार के उत्तक हुए ये जो हमारे जंतु शरीर में मिलते हैं। पादपों में मिलने वाले उत्तक जो है ये मोस्टली दो टाइप के होते हैं हमारे पास। एक तो वो उत्तक होते हैं जो लगातार विभाजित होते रहते हैं, जिसकी कोशिकाएं जो है वो लगातार क्या करती है? विभाजन करती है। इन उत्तकों को विभज्योतकी उत्तक बोलते हैं। विभज्योतकी उत्तक। हिंदी इंग्लिश में इनके लिए जो शब्द काम में लेते हैं अपने, मेरिस्टेम उत्तक, ठीक है। विभज्योति, विभजो का मतलब है विभाजन, यानी कि ऐसी उत्तक जिनकी कोशिकाओं में क्या पाई जाती है? विभाजन लगातार होता रहता है, यानी कहने का मतलब ये अस्थायी होते हैं, ठीक। और जब यही विभज्योतकी उत्तक विभाजन करना बंद कर देते हैं तो ये पादपों में स्थायी उत्तक में बदल जाते हैं। पादपों में क्या बना लेते हैं? ये स्थायी उत्तक। तो पादप उत्तक तो दो ही प्रकार के होते हैं, एक विभज्योतकी उत्तक होते हैं, मेरिस्टेम टिश्यू होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं हमारे पास? स्थायी उत्तक होते हैं। तो अब वन बाय वन करके अपने इनके बारे में, सबके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपने जिस उत्तक के बारे में बात करेंगे वो उत्तक हमारा कौन सा होगा? संयोजी उत्तक, ठीक। तो देखिए आप, सबसे पहले अपने संयोजी उत्तक के बारे में बात करते हैं। संयोजी उत्तक, ठीक। अब संयोजी उत्तक का सबसे पहले अपने देखें हमारे शरीर में काम क्या होता है, कार्य क्या होता है, इसकी बात करें अपने। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है संयोजी। संयोजी का मतलब होता है जोड़ने वाला। संयोजी का मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला। तो हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, इन अंगों को आपस में जोड़ने वाला जो उत्तक है वो हमारा कौन सा होता है? संयोजी उत्तक। तो एक तो इसका कार्य ये कि हमारे शरीर के अंगों को आपस में क्या करेगा? ये जोड़े रखने का काम करेगा। दूसरी बात, आपको अंगों के बीच बीच में कुछ एक स्पेस भी दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि अंग अंग से बिल्कुल चिपक के या सटक के मिले हुए होते हैं। अंगों के बीच में आपस में क्या होती है? दूरी भी होती है। तो वो जो दूरी होती है उस दूरी को भरने में ये पैकेजिंग मटेरियल का काम करते हैं। जैसे सपोज दैट मकान बना रहे हैं अपनी, तो एक ईंट है और ये हमारी दूसरी ईंट है, इन दोनों के बीच में भी जगह बची हुई है। तो इसको अपने विज्ञान की भाषा में अंतर कोशिकीय अवकाश बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अंतर कोशिकीय अवकाश। यानी कि दो कोशिकाओं के बीच में भी आपस में क्या पाई जाती है? जगह पाई जाती है, अंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। अब पहले मैं इस अंतर कोशिकीय अवकाश के बारे में थोड़ी सी बात बता दूं आपको। जैसे मैंने बताया कि उत्तक जो होता है वो कोशिकाओं का समूह होता है। उत्तक क्या होता है? कोशिकाओं का समूह होता है। ये कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं,
लेकिन फिर भी इनके बीच में थोड़ा थोड़ा क्या पाया जाता है, गैप पाया जाता है। ये गैप अपने आप में क्या कहला रहा है, अंतर कोशिकीय अवकाश कहला रहा है। अब इस गैप के अंदर क्या होता है, इन कोशिकाओं से तरल पदार्थ बाहर निकलता रहता है। कोशिकाओं से क्या बाहर निकलता रहता है, तरल पदार्थ। और वो तरल पदार्थ बाहर निकलकर इन कोशिकाओं के बीच में इकट्ठा होता रहता है। इस तरीके से इन कोशिकाओं के बीच में ये जो स्पेस है इसके अंदर क्या रहता है, इकट्ठा रहता है। तो ये जो तरल पदार्थ जो निकलता है, जो कोशिकाओं के बीच में उत्तक में पाया जाता है, इसको हम सामान्य भाषा के अंदर बोलते हैं अंतर कोशिकीय द्रव या अंतर कोशिकीय तरल, या इसको हम बोल देते हैं उत्तक द्रव्य। इसको क्या बोलते हैं, उत्तक द्रव्य। तो उत्तक के अंदर क्या पाया जाता है, उत्तक द्रव्य पाया जाता है। और उस उत्तक द्रव्य के अंदर ये सारी कोशिकाएं आपस में सटी हुई अवस्था में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रहती। तो कोशिकाओं के बीच में जब आपस में आदान प्रदान होता है किसी भी चीज का, तो वो आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, उत्तक द्रव्य के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, उत्तक द्रव्य के माध्यम। तो ये जो कोशिकाओं के बीच में जो गैप आ रहा है, उस गैप को भरने के लिए जो उत्तक इनके बीच में पाया जाता है, उस उत्तक को भी हम क्या बोलते हैं, संयोजी उत्तक। तो अंगों को आपस में जोड़े रखने वाला, साथ ही साथ अंगों के बीच में जो अवकाश पाया जा रहा है, जो स्थान या स्पेस पाया जा रहा है, उसमें ये पैकेजिंग मटेरियल का काम करते हैं। तो ऐसा जो उत्तक होता है उसको हम इंग्लिश की भाषा में बोलते हैं एल्वियुलर उत्तक, वायु उत्तक। ठीक है, एल्वियुलर उत्तक। यानी कि संयोजी उत्तक कई प्रकार के हो सकते हैं। उन प्रकारों में एक प्रकार हमारे पास ये होता है कि ये अंगों के बीच के आपस के स्थान को क्या करता है, भरने का काम करता है। जैसे मैंने बताया, दो ईंटों के बीच में सीमेंट जो भरते हैं, अपने मसाला जो भरते हैं, वो एक तरीके से उन दोनों ईंटों को आपस में क्या करती है, जोड़ती है। तो सेम उसी प्रकार का पैकेजिंग मटेरियल का काम भी करते हैं कौन, संयोजी उत्तक। तीसरी बात, हमारे शरीर में संवन की जो क्रियाएं हैं, संवन का मतलब होता है पदार्थों का आपस में क्या करना, आदान प्रदान करना। तो संवन का कार्य जो है वो भी इन उत्तकों के द्वारा किया जाता है। तो अभी अपने डिटेल में बात करेंगे रक्त की और लसिका की। रक्त और लसिका ये हमारे शरीर के तरल संयोजी उत्तक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तरल संयोजी उत्तक। इसके बाद में चौथा नंबर देखो, कई कंडीशन में संयोजी उत्तक खाद्य पदार्थों को संग्रहित करने का काम भी करते हैं। खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं, संग्रहित। और संयोजी उत्तकों में केवल संग्रहित होने वाला जो पदार्थ होता है वो वसा होता है। क्या होता है, वसा। ये न तो प्रोटीन का संचय करते हैं, न कार्बोहाइड्रेट का संचय करते हैं। किसका संचय करते हैं, वसा का। तो ऐसे कई उत्तक जिनके अंदर वसा का संचय मिलता है, उन उत्तकों को हम बोलते हैं एडिपोज उत्तक। कौन से उत्तक बोलते हैं, एडिपोज। तो देखो, एल्वियुलर उत्तक जो होता है ये भी संयोजी उत्तक होता है, एडिपोज उत्तक जो होता है ये भी संयोजी उत्तक होता है। लेकिन इसमें कौन सी पदार्थ का संचय होता है, वसा का। लिपिड जो होती है, फैट जो होती है, उसका संचय करने वाले संयोजी उत्तक क्या कहलाते हैं, एडिपोज उत्तक कहलाते हैं। इसके बाद में हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य, इम्यूनिटी प्रदान करने का कार्य जो है वो भी किया जाता है कौन से उत्तकों के द्वारा, संयोजी उत्तकों के द्वारा। तो संयोजी उत्तक एक काम ये भी करते हैं कि हमारे शरीर को ये क्या प्रदान करते हैं, प्रतिरक्षा। कैसे प्रदान करते हैं, अभी हम जब ब्लड पढ़ेंगे, रुधिर पढ़ेंगे, रक्त पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर को क्या प्रदान करती है, प्रतिरक्षा प्रदान करती है। तो संयोजी उत्तक मुख्य रूप से कई प्रकार के कार्य हमारे शरीर में करते हैं। ठीक है, आपस में जोड़ने वाले उत्तक हैं, पैकेजिंग मटेरियल के रूप में काम करते हैं। इसके बाद में संवन का कार्य करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है, चाहे भोज्य पदार्थों का संवन करना हो, चाहे ऑक्सीजन का संवन करना हो, कार्बन डाइऑक्साइड का, उत्सर्जी पदार्थों का, किसी का भी आपस में एक्सचेंज करना हो, तो यह काम किसके द्वारा किया जाता है, संयोजी उत्तक के द्वारा किया जाता है। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि संयोजी उत्तक मुख्य रूप से हमारे पास दो हमने पढ़ने हैं। एक तो तरल संयोजी उत्तक पढ़ने हैं हमने, और दूसरे हमारे पास कंकालीय उत्तक पढ़ने हैं हमें, कंकालीय उत्तक। तो तरल संयोजी उत्तक दो ही होते हैं हमारे पास, एक तो रक्त के रूप में होता है, और दूसरा मैंने बताया कौन सा होता है, लसिका। कौन सा होता है, लसिका। इसमें पेपर की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो हमारा रक्त होता है, ब्लड होता है। तो ब्लड के अंदर कैसी कंडीशन रहती है वो अपने 1 बाय 1 करके अब बात करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपने रक्त और इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। ठीक, देखो आप रक्त की संरचना को अगर अपने देखेंगे तो हमें इसके दो भाग दिखाई देते। ब्लड या रुधिर जो होते हैं इसके दो भाग होते हैं। एक इसका तरल भाग होता है,
आपको सामान्य रूप से देखेंगे, अगर अपने ब्लड शरीर से बाहर निकलता है तो वो तरल रूप में बाहर निकलता है, तो वो इसका एक भाग है, तरल भाग। लेकिन इस तरल भाग के अंदर भी कुछ ठोस भाग पाया जाता है। इसके अंदर भी क्या मिलता है? ठोस भाग। तो ये जो तरल वाला भाग होता है, अगर हम 100% या 100 ml ब्लड ले, मान लो 100 ml ब्लड ले, तो 100 ml ब्लड के अंदर लगभग 55% भाग जो होता है वो उसका तरल भाग होता है, और शेष 45% भाग जो होता है उसका वो क्या होता है? ठोस भाग के रूप में। तो ब्लड जो होता है इसका निर्माण तरल भाग और ठोस भाग दोनों के मिलने से हुआ। अब हमारे शरीर में अगर ब्लड की मात्रा या अगर अपने परसेंटेज देखें, तो एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसके शरीर में लगभग 5, 5.5, 6 लीटर के आसपास ब्लड होता है। ठीक है, और ये हमारे टोटल जो हमारा ब्लड होता है या टोटल हमारा जो शरीर होता है उसका लगभग 7-8% के आसपास भाग बनाता है। यानी हमारी पूरी बॉडी है, उस बॉडी का लगभग 8% भाग जो है वो किससे बना हुआ है? हमारे ब्लड से बना हुआ है। जबकि मात्रा के हिसाब से देखें तो इसकी मात्रा लगभग कितने लीटर के आसपास रहती है? 5, 5.5, 6 लीटर के आसपास औसतन एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर क्या पाया जाता है? ब्लड पाया जाता है। अब इस ब्लड की अगर अपनी रासायनिक प्रकृति देखें तो ये हल्का क्षारीय प्रकार का पदार्थ होता है। कैसा होता है? हल्का क्षारीय प्रकार का पदार्थ। 3 प्रकार के पदार्थ विज्ञान में हमें मिलेंगे। एक अम्लीय पदार्थ होते हैं, दूसरे क्षारीय पदार्थ होते हैं, और तीसरे उदासीन पदार्थ होते हैं। इनको नापने का जो हमारे पास पैमाना होता है उसको हम बोलते हैं पीएच पैमाना। क्या बोलते हैं? पीएच पैमाना। तो ऐसे पदार्थ जिनकी पीएच का मान पूरा 7 होता है उसको हम उदासीन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उदासीन। 7 से ऊपर 14 तक अगर किसी पदार्थ का मान पाया जाता है तो उसको हम क्षारीय बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? क्षारीय। और अगर 7 से कम मान वाला पदार्थ है तो उसको हम बोलेंगे अम्लीय, एसिडिक। तो ये 3 प्रकार के रासायनिक पदार्थ हमें दिखाई देते हैं। तो ब्लड जो होता है इसका पीएच लगभग 7.3 के आसपास होता है। कितना होता है? 7.3। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कैसा होता है? हल्का क्षारीय प्रकार का होता है। कैसा होता है? हल्का क्षारीय प्रकार। तो ये ब्लड की नेचर है कि उसकी मात्रा कितनी है और वो किस रूप में हमें मिलता है। अब यहां दोबारा है अगर अपने, तो तरल भाग जो ब्लड के अंदर मिलता है उसको सामान्य रूप से हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। यानी कि ब्लड का वो भाग जो तरल रूप में पाया जाता है, जो सबसे ज्यादा मिलता है ब्लड के अंदर, उसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। जबकि ये ठोस भाग जो होता है इसको कणिका भाग बोला जाता है। कणिका भाग। कोशिका भाग नहीं बोलेंगे अपने, इसको क्या बोलेंगे? कणिका भाग बोलेंगे। अब ये जो प्लाज्मा भाग होता है, इस प्लाज्मा भाग के अंदर मुख्य रूप से हमें 3 प्रकार के पदार्थ मिलते हैं। सबसे ज्यादा प्लाज्मा में मिलने वाला जो पदार्थ होता है वो है पानी। यानी कि प्लाज्मा के 55% भाग को अगर अपने देखें तो उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है? पानी मिलता है। प्लाज्मा का 92% भाग पानी से मिलकर बना है। 92% भाग जो है प्लाज्मा का वो किससे बना है? पानी से बना। इसके बाद में 7% के आसपास इसमें प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। और प्लाज्मा में मिलने वाले प्रोटीन 4 प्रकार के होते हैं हमारे पास। प्लाज्मा में मिलने वाले प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इनके नाम भी पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। देखिए आप कौन कौन से प्रोटीन है वो। एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। दूसरा इसमें होता है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ठीक है। तीसरा इसमें होता है फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। ये सबके काम है अपने अपने, मैं बताऊंगा आगे आपको। फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। और एक चौथा जो इसमें प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन या थ्रोम्बिन प्रोटीन बोल सकते हैं। तो प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन 4 प्रकार के होते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा एक प्रोटीन रक्त प्लाज्मा में नहीं मिलता, उसमें एक नाम कोई भी एक्स्ट्रा दे देगा आपको। तो ये 4 प्रोटीन आपको याद रखने हैं, इनकी शॉर्ट फॉर्म याद रख के आप याद रख लेना। ठीक है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन के रूप में, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के रूप में, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के रूप में और फाइब्रोनोजिन प्रोटीन के रूप में। ये 4 प्रोटीन मिलते हैं। इन चारों में सबसे ज्यादा संख्या में मिलने वाला प्रोटीन जो है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। यानी कि रक्त में मिलने वाला सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन।
अब ये वाले जो दो प्रोटीन है, फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीन कहलाते हैं। जब भी हमारे शरीर पर कोई चोट लगती है और रक्त बहना शुरू हो जाता है, थोड़े टाइम के बाद में 5-10 मिनट के बाद में अपने आप उस जगह पर रक्त का क्या बन जाता है, थक्का बन जाता है। तो वो रक्त का थक्का कौन से दो प्रोटीन के कारण बनता है? तो फाइब्रिनोजिन प्रोटीन होता है और दूसरा कौन सा होता है? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है, प्रोथ्रोम्बिन। तो रक्त का थक्का या उस क्रिया को हम बोलते हैं रक्त स्कंदन। रक्त का थक्का बनने की क्रिया क्या कहलाती है? रक्त स्कंदन। तो रक्त स्कंदन में प्लाज्मा के कौन से दो प्रोटीन भाग लेते हैं? फाइब्रिनोजिन प्रोटीन भाग लेता है और दूसरा कौन सा है? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। ये दो प्रोटीन रक्त का थक्का बनाते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला प्रोटीन जो है वो कौन सा होता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन की अगर कार्य की बात करें अपनी, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन हमारे रक्त की सांद्रता को कम और ज्यादा करता है, या हमारे शरीर में रक्त की जो सांद्रता होती है, सांद्रता का मतलब आप समझ रहे हो, सीधा सीधा ये समझ लो कि गाढ़ा और पतला, गाढ़ा और पतला। जैसे कोई हार्ट पेशेंट होता है, मान लो, उसको आपने सुना होगा कि खून पतला करने वाली दवाई दी जाती है उसको, जब उसके हार्ट अटैक आ जाता है या उसके बाद में उसका ब्लड जो है उसकी सांद्रता को कम रखा जाता है ताकि उसका ब्लड प्रेशर क्या रहे, कम रहे, खून आसानी से दौरा कर सके। तो जिस प्रोटीन की मात्रा को कम करती है वो टेबलेट्स, वो प्रोटीन हमारा कौन सा होता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। तो ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन हमारे रक्त को गाढ़ा और पतला करने वाला प्रोटीन है, रक्त की सांद्रता को बनाए रखने वाला प्रोटीन है। ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होता है ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी निर्माण में सहायता करता है। एंटीबॉडी का मतलब आप समझ लो प्रतिरक्षा, यानी कि जब भी हमारे शरीर में बाहर से कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस एंटर करता है तो हमारे शरीर की कुछ कोशिकाएं उससे लड़ने के लिए हमें रोग प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करती है। उन रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाली कोशिकाओं में एक प्रोटीन जो हमें सहायता करता है वो कौन सा है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। कौन सा? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। तो ये चार प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाए जाते हैं और चारों के अपने अपने कार्य हैं। दो इसमें रक्त का थक्का बनाने वाले हैं, एक रक्त की सांद्रता को कंट्रोल करने वाला है, और एक ग्लोब्यूलिन हमारे शरीर के अंदर क्या बनाता है? एंटीबॉडी निर्माण में हमारी क्या करता है? सहायता करता है। जबकि ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? हमारा पानी। 92%। प्लाज्मा की बात कर रहा हूं, प्लाज्मा के 55% में सबसे ज्यादा मिलता है वो कौन मिलता है? पानी मिलता है, 92%। इसके बाद में वाटर हो गया, प्रोटीन हो गया, शेष जो 1% भाग होता है प्लाज्मा का, वो 1% भाग जैसे इसमें घुले हुए कोई अन्य प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, विटामिन हो सकते हैं, कोई विटामिन, ठीक है, कोई उत्सर्जी पदार्थ भी हो सकते हैं, यूरिया वगैरह, कोई और घुली हुई गैसें भी हो सकती है कोई, जैसे अपने ऑक्सीजन लेते हैं बाहर से, नाइट्रोजन बाहर से ऑक्सीजन के साथ अंदर जाती है, तो वो घुली हुई गैसें जो है वो भी इस प्लाज्मा वाले भाग के अंदर मिलती है। ठीक, तो अगर अपने मोटे रूप से अगर अपने इसको दिखाएं तो जैसे मान लो ये रक्त का तरल भाग है, तो ये तरल भाग तो अपने आप में क्या कहला रहा है? प्लाज्मा कहला रहा है। और इस तरल भाग के अंदर ही हमें कुछ कुछ जगह पर ऐसी ठोस भाग भी दिखाई देता है, और वो ठोस भाग जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कणिका। क्या बोलते हैं? कणिका। और ये कणिका भाग जो है इसकी अमाउंट अगर अपने 100 ml ब्लड में देखें तो लगभग कितनी परसेंट होती है? 45%। अब ये कणिकाएं क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है, इनका काम क्या होता है, वो अपने सेकंड पार्ट इसमें और पढ़ना है। तो अपने नेक्स्ट पार्ट इसमें बात करते हैं रक्त का कणिका वाला भाग। रक्त का कणिका भाग देखिए आप, कणिका वाला भाग जो है ये ठोस भाग तो है ही है, इसमें मुख्य रूप से 3 अलग अलग प्रकार की कणिकाएं हमें देखने को मिलती। एक कणिकाएं वो होती है जो लाल रंग की दिखाई देती है, उनको अपने लाल रुधिर कणिकाएं बोलते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं, शॉर्ट फॉर्म के अंदर इनको हम आरबीसी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड कार्पस्कल बोलते हैं इनको, अपने लाल रुधिर कणिकाएं। और वैज्ञानिक भाषा में हम इसको इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। तो ये हमारे शरीर में मिलने वाली पहले प्रकार की कणिकाएं हैं जो रक्त में मिलती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं या आरबीसी, या इनको हम क्या बोल सकते हैं? इरिथ्रोसाइट कोशिकाएं, कणिकाएं बोलते हैं। कोशिकाएं नहीं बोलेंगे, कणिकाएं बोलेंगे इनको। दूसरी जो कणिकाएं होती हैं उनके अंदर कलर नहीं पाया जाता है, इसलिए हम उसको श्वेत रुधिर कणिकाएं बोलते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं।
शॉर्ट फॉर्म में हम इनको WBC बोल देते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पस्कल बोल देते हैं अपने इनको। और जिसमें रंग नहीं होता, सफेद होती है, उसको साइंस में ल्यूको बोला जाता है, ल्यूको। तो ये ल्यूकोसाइट्स होती हैं। इनको जैसे इनको इरिथ्रोसाइट बोल रहे हैं, वैसे इन कणिकाओं को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। और तीसरे प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं, इनको हम ब्लड प्लेटलेट्स बोलते हैं। ब्लड क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। हिंदी में इनके लिए एक शब्द और भी काम में लेते हैं, बिंबाणु। क्या काम में लेते हैं, बिंबाणु। और इन्हीं कोशिकाओं को हम एक और नाम भी देते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। तो वैज्ञानिक भाषा के तो ये 3 नाम हुए हमारे पास। कौन कौन से बताओ, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं। जो लाल रंग की कणिकाएं दिखाई दे रही हैं, उनको अपने लाल रुधिर कणिकाएं बोल रहे हैं। जिनके अंदर कोई कलर नहीं है, व्हाइट कलर की हैं, उनको अपने श्वेत बोल रहे हैं। और जो आकार में बड़े हैं, प्लेटलेट के रूप में पाए जा रहे हैं, उनको हम बिंबाणु बोल रहे हैं, या इनको हम क्या बोल रहे हैं, थ्रोम्बोसाइट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, थ्रोम्बोसाइट। ठीक, अब अपने 1 बाय 1 करके इनकी बात करते हैं। अगर इनकी मात्रा की बात करें अपने, तो 100 ml ब्लड जो है, मान लो अपना अगर निकालें, तो इस 100 ml ब्लड के अंदर आरबीसी जो है, ये सबसे ज्यादा संख्या में मिलने वाली रक्त कणिकाएं होती, सर्वाधिक संख्या होती। और संख्या इतनी कि लगभग 45 लाख से लेकर 55 लाख के बीच में इन कणिकाओं की संख्या मिलती। यानी कि लगभग 4.5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन के बीच में, 1 मिलियन के अंदर 10 लाख हो गए, तो लगभग 55 लाख के आसपास एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर क्या मिलती है, आरबीसी मिलती है। क्या मिलती है, आरबीसी। श्वेत रुधिर कणिकाएं सबसे कम संख्या में मिलती है। इनकी संख्या एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर 4000 से लेकर लगभग 11000 के आसपास रहती है। 4000 से लेकर 11000 के आसपास। बिंबाणु जो होते हैं, ये बीच वाली संख्या होती है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। इनकी संख्या लगभग 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच में एक स्वस्थ मनुष्य में दिखाई देती। 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच। तो ये तो इनकी अमाउंट रहती है कि ये कितनी संख्या में और किस हिसाब से मिलती। तो आपसे पूछ ले कि रक्त में मिलने वाली सर्वाधिक संख्या वाली कणिकाएं कौन सी है, तो नंबर फर्स्ट पे आप किसको बताओगे, आरबीसी को बताओगे। नंबर सेकंड पे प्लेटलेट्स को बताएंगे। और सबसे कम संख्या में मिलने वाली कोशिकाएं, कणिकाएं जो है, उनको हम क्या बोलेंगे, श्वेत रुधिर कणिकाएं बोलेंगे। ठीक, अब ये कणिकाएं जो है, इनकी संख्या इस सामान्य संख्या से कम या अधिक हो सकती है। सामान्य संख्या से इनकी संख्या क्या हो सकती है, कम या अधिक हो सकती है। तो इनकी संख्या का कम होना और इनकी संख्या का अधिक होना, अधिक होने वाली स्थिति जो है, इसको सामान्य रूप से हम कैंसर बोलते हैं। ठीक है, एक सामान्य बीमारी हम बोलते हैं कैंसर। तो कैंसर अपने आप में क्या होता है, ये जो कणिकाएं हैं, इनकी संख्या का अपने आप में बहुत अधिक बढ़ जाना, ये अपने आप में क्या बनाता है, कैंसर का साइन बनाता है। तो जब आरबीसी की संख्या सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाए, तो इस अवस्था को हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। क्या बोला जाता है इसको, पॉलीसाइथीमिया। पॉली का मतलब होता है बहुत अधिक संख्या में। पॉली का मतलब साइंस में क्या होता है, बहुत अधिक संख्या में। तो आरबीसी का अधिक संख्या में मिलना या कैंसर वाली स्थिति का बना देना, यह क्या कहलाता है, पॉलीसाइथीमिया कहलाता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या का सामान्य से बहुत अधिक मिलना, यह ल्यूकेमिया कहलाता है। और वास्तव में जो ब्लड कैंसर हम जिसको बोलते हैं, वो ब्लड कैंसर वास्तव में क्या होता है, ल्यूकेमिया हो। क्या बोलते हैं उसको, ल्यूकेमिया। यानी कि जब डब्ल्यूबीसी की संख्या शरीर के अंदर लाखों की संख्या में पहुंच जाए, ये तो हजारों की संख्या में सामान्य, तो 4000 से 10-11 हजार के आसपास, और इससे बहुत अधिक बड़ी संख्या में इनका पहुंच जाना, यह अपने आप में ल्यूकेमिया कहलाता है। तो एक दो बार प्रश्न पूछा जाता है ऐसा पेपर में कि ल्यूकेमिया किन कणिकाओं की संख्या का बढ़ने का प्रतीक होता है, या डब्ल्यूबीसी की संख्या का अत्यधिक बढ़ जाना, यह घटना क्या कहलाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया बोलते हैं। और आरबीसी की संख्या का बहुत अधिक बढ़ जाना, यह क्या कहलाता है, पॉलीसाइथीमिया कहलाता है। ठीक है, अब इन कणिकाओं का अपना अपना काम है, ये ब्लड के अंदर अपना अलग अलग काम करती है। लाल रुधिर कणिकाएं जो है, इनका लाल रंग किस वजह से है, और श्वेत रुधिर कणिकाओं में ऐसा क्या है जिनके नहीं मिलने के कारण इनका रंग व्हाइट है।
तो लाल रुधिर कणिकाओं का लाल रंग जिस पदार्थ के कारण होता है उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण या हीमोग्लोबिन पदार्थ के कारण हमारे शरीर की कोशिकाएं जिनका रंग लाल होता है, और चूंकि ये संख्या में सबसे ज्यादा मिलती है, इसलिए हमारे ब्लड का कलर भी कैसा होता है? लाल होता है। तो मनुष्य के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। अब WBC के अंदर ये हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए इनका रंग जो है वो कैसा है? श्वेत रंग। कैसा है? श्वेत रंग। तो अब अपने थोड़ी सी बातें इनके कार्यों के संबंध में कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन की देखो, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक हम बोल सकते हैं हिम और एक को बोल सकते हैं ग्लोबिन। ग्लोबिन अपने आप में एक प्रोटीन है। ग्लोबिन अपने आप में क्या है? एक प्रोटीन है। हिम का मतलब होता है आयरन, जिसको हम लोहा बोलते हैं। तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है ब्लड का, वो दो पदार्थों से मिलकर बना है, एक आयरन और दूसरा कौन सा है? ग्लोबिन, प्रोटीन से। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में मिलने वाला रासायनिक धातु कौन सी होती है या रासायनिक तत्व कौन सा होता है? तो रक्त का मुख्य जो धातु है वो कौन सी होती है? आयरन। इसीलिए हम कई बार कहते हैं जब किसी व्यक्ति या जीव के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हम उसको आयरन लेने की सलाह देते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो पदार्थ है जो हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता, इसको हमें बाहर से ही लेना पड़ेगा। चाहे तो आप भोज्य पदार्थों के रूप में ले लो, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनमें आयरन ज्यादा होता है, जैसे कोई भी हरी पत्तियां है, पालक है, कुछ भी और जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, या फिर टेबलेट्स के रूप में, गोलियों के रूप में इनको खा लो। ग्लोबिन प्रोटीन हमारा शरीर खुद बना सकता है। ग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण हमारे शरीर का लीवर करता है। कौन करता है? लीवर। यकृत जो होता है उसके अंदर ग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण। तो ये वाला पार्ट तो हमारे शरीर में है, लेकिन हिम वाला भाग हमें बाहर से लेना पड़ेगा। तो जब ऐसी कंडीशन बन जाए कि किसी व्यक्ति के शरीर में आयरन की कमी हो जाए और उसकी वजह से हीमोग्लोबिन का बनना कम हो जाए, तो हम बोलते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर खून की कमी हो गई। सामान्य वर्ड ये, खून की क्या हो गई? उसमें कमी हो गई। ऐसा रोग या ऐसी अवस्था जो होती है उसको सामान्य रूप से हम एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। तो आयरन की कमी से होने वाला ये जो एनीमिया है, एनीमिया भी कई प्रकार का होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा एक एनीमिया और भी हम पढ़ेंगे जो विटामिन B9 और B12 के कारण होता है। विटामिन B9 और B12 के कारण होता है। वो एनीमिया अलग प्रकार का है। ये एनीमिया जो है ये आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। ठीक है। अब ये हीमोग्लोबिन जो है ये इस आयरन की वजह से लाल रंग का होता है। तो आपसे पूछ ले कि रुधिर को लाल रंग प्रदान करने वाली धातु कौन सी है? आयरन धातु। कौन सी धातु है? आयरन। और ये आयरन हमारे रुधिर में जिस अवस्था में मिलता है उस अवस्था को हम बोलते हैं फेरस अवस्था। क्या बोलते हैं? फेरस। और अगर ये फेरस अवस्था फेरिक अवस्था में बदल जाए, फेरिक अवस्था होती है इसमें तो चार्ज होता है Fe+2, और अगर ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाए और ये ऑक्सीकृत हो जाए तो Fe3 में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? Fe3 में। तो उस अवस्था के अंदर ये फेरस न कहलाकर क्या कहलाएगा? फेरिक कहलाएगा। अब इन दोनों का आपस में अंतर क्या है उस बात को समझने से पहले इस हीमोग्लोबिन का काम क्या है वो समझते हैं। हमारे शरीर में हम श्वास नली से जो भी ऑक्सीजन अंदर ग्रहण कर रहे हैं वो डायरेक्टली हमारे फेफड़ों तक जाती है, लंग्स तक जाती है, और इन लंग्स के चारों तरफ, फेफड़ों के चारों तरफ या इनके बीच में जो रक्त वाहिकाएं होती हैं हमारे शरीर की, जिनके अंदर रक्त बह रहा है, उनके बीच में गैसों का आदान प्रदान होता है। ये जो ऑक्सीजन है ये रक्त में घुल जाती है और रक्त की कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या आ जाती है? फेफड़ों में आ जाती है। गैसीय आदान प्रदान होता है। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एक तरीके का उत्सर्जी पदार्थ होता है वो शरीर से सांस के साथ बाहर निकल जाता है और प्राणवायु ऑक्सीजन शरीर के क्या चली जाती है? अंदर चली जाती है। अब ये ऑक्सीजन जो हमारे शरीर के अंदर गई है ये रक्त में जाएगी। रक्त में जाते ही ये हीमोग्लोबिन के साथ बंध बनाती है। किसके साथ जुड़ती है? हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है।
तो हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन का कैरियर होता है। कैरियर का मतलब वाहक, ऑक्सीजन को हमारे शरीर के अंदर बहाने वाला या एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाने वाला जो पदार्थ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर इसको हमारे शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाता है। हर एक किस तक पहुंचाता है? कोशिका तक। तो ऑक्सीजन का वाहक होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? वाहक होता है। अब जैसे ये कोशिका में जाएगी ऑक्सीजन, कोशिका के अंदर एक संरचना और पाई जाती है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। नाम सुना है आपने माइटोकॉन्ड्रिया का? इसको हमारी कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, शक्ति ग्रह कहते हैं इसको। ये तो कभी नहीं भूलते आप, शक्ति ग्रह कहते हैं। तो हमारे शरीर की रक्त के द्वारा ऑक्सीजन जो है वो कोशिका तक पहुंचाई जाती है, और उस कोशिका में पहुंचते ही यहां पहले से भोज्य पदार्थ के रूप में जो हमने जो कुछ भी खाया था वो ग्लूकोज के रूप में कोशिका के अंदर है। तो ये ग्लूकोज को जलाने का काम करती है, यानी कि उसको ऑक्सीकृत करने का काम करती है, और क्या बनाती है? ऊर्जा बनाती है। क्या बनाती है? ऊर्जा बनाती है। तो हमारे शरीर में रक्त के साथ ऑक्सीजन कोशिका तक पहुंचती है, और कोशिका में जाकर वो ग्लूकोज से क्या बनाती है? ऊर्जा बनाती है। अब आप सोच के देखो, अगर हमारी ये कड़ी टूट जाए, जैसे मान लो हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाए, आयरन की कमी होती है हमारे शरीर में किसकी कमी हो जाएगी? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जितनी ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचनी चाहिए थी उतनी नहीं पहुंच पा रही है। उतनी नहीं पहुंच पा रही है, इसका मतलब ग्लूकोज उतनी नहीं जल रही है, उतनी ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर नहीं बन रही। तो व्यक्ति के अंदर क्या फील होगी? कमजोरी। व्यक्ति में क्या फील होगी? कमजोरी फील होगी। और कमजोरी का फील होना यही अपने आप में क्या कहलाता है? एनीमिया। ठीक है। तो अब इसको संतुलित करने के लिए हमें या तो बाहर से आयरन लेना पड़ेगा, या फिर भोज्य पदार्थों के रूप में हमें इसको ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक। अब ये कंडीशन तब है जब ये फेरस अवस्था में, कहने का मतलब ये ऑक्सीजन तभी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ रही है जब इसमें आयरन कौन सी अवस्था में? फेरस अवस्था में। तो जैसे ये हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है, रक्त का रंग लाल हो जाता है, या लाल रंग का रक्त है। लेकिन अगर किसी कारण से ये फेरस फेरिक में बदल जाए, तो इस अवस्था में ये ऑक्सीजन को नहीं बांध सकता। ऑक्सीजन को क्या नहीं कर सकता? नहीं बांध सकता। क्योंकि ये तभी बांध रहा था ऑक्सीजन को अपने साथ जब इसकी अवस्था कैसी थी? फेरस थी। फेरिक में बदलते ही इसके ऑक्सीजन के साथ बंधने की पावर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और ऐसा जो व्यक्ति होता है उसका रक्त लाल न होकर नीला रक्त हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नीला, ब्लू ब्लड हो जाएगा उसका। और सामान्य रूप से ये रोग जो होता है ये उन एरिया में ज्यादा मिलता है जहां लोगों के भोजन के साथ या उनके पानी के साथ नाइट्रेट की मात्रा शरीर में आवश्यकता से ज्यादा पहुंच जाए। नाइट्रेट की मात्रा शरीर में आवश्यकता से क्या पहुंच जाए? ज्यादा पहुंच जाए। तो नाइट्रेट के कारण फेरस अवस्था किस में बदल जाती है? फेरिक अवस्था में बदल जाती है। और ऐसा हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को नहीं बांध सकता। कहने का मतलब उस बच्चे का या उस व्यक्ति का शरीर का रुधिर का रंग कैसा होगा? नीला होगा। तो ये जो रोग होता है इस रोग को बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जो है वो कौन से तत्व के कारण होता है या कौन से रासायनिक पदार्थ के कारण होता है? नाइट्रेट के कारण होता है। और इस नाइट्रेट की वजह से फेरस अवस्था किस में बदल जाती है? फेरिक अवस्था में बदल जाती है। रुधिर का प्रवाह उतना नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो मोस्टली कैसे दिखाई देते हैं? हमें नीले दिखाई देते हैं। ये रोग जो होता है इसको क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। सिंड्रोम जो होता है ये भी अपने आप में रोग की एक अवस्था होती है। जैसे रोग हमारे शरीर में, जैसे कोई हार्ट का रोग हो गया या कोई आंख का रोग हो गया या कोई भी शरीर का रोग हो गया, तो वो तो क्या करता है? केवल उस भाग को ही प्रभावित करता है, बाकी भाग को प्रभावित नहीं करता। लेकिन अगर सिंड्रोम किसी व्यक्ति में हो जाए तो वो शरीर के हर एक अंग को प्रभावित करता है। ठीक है। एक बार अगर हो गया तो वो ब्रेन को भी प्रभावित करेगा, वो हार्ट को भी करेगा, लीवर को भी करेगा, किडनी को भी करेगा, सबको प्रभावित करेगा।
ठीक है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जो है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली सीधे पेपर में पूछे जाते हैं कि ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग कौन से रासायनिक तत्वों के कारण होता है, तो नाइट्रेट के कारण होता है। लाल रंग किसकी वजह से होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। कौन सी धातु के कारण होता है, तो आयरन धातु के कारण। कौन सी अवस्था में मिलती है, सामान्य रूप से फेरस अवस्था में मिलती है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो है, या सबसे पहले हमने आरबीसी का जो पार्ट देखा, उसमें हमने बात की कि इसके अंदर पाया जाने वाला जो रासायनिक पदार्थ है वो क्या कहलाता है, हीमोग्लोबिन कहलाता है। तो आरबीसी का तो मुख्य कार्य होता है शरीर के हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लाकर वापस लंग्स तक लाना और उससे क्या करना, बाहर निकालना। ये तो काम इसका है। अब अपनी दूसरी कोशिकाएं ये है श्वेत रक्त कणिकाएं। इनका कार्य जो होता है वो हमारे शरीर की मुख्य रूप से प्रतिरक्षा से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, प्रतिरक्षा से। मैंने शुरू में आपको बताया था कि संयोजी उत्तक का एक कार्य जो होता है वो ये भी होता है कि वो हमारे शरीर को क्या प्रदान करती है, प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ये देखो, तो प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य संयोजी उत्तक में कौन सा भाग करता है, ब्लड का WBC वाला भाग करता है। कौन सा भाग करता है, WBC। अब प्रतिरक्षा क्या होती है और ये हमारे शरीर में कैसे काम करती है, तो प्रतिरक्षा को सामान्य रूप से हम बोलते हैं एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। आपने जनरली आम भाषा में यह नाम सुना है एंटीबॉडी का। तो ये हमारे शरीर की एंटीबॉडी कोशिकाएं होती या एंटीबॉडी कणिकाएं होती। जब भी हमारे शरीर में बाहर से कोई जीवाणु या वायरस प्रवेश करता है तो उसको हम बोलते हैं एंटीजन। उसको क्या बोलते हैं, एंटीजन। तो जैसे हमारे शरीर के अंदर एंटीजन का प्रवेश होता है, वैसे ही ये एंटीबॉडी इन एंटीजन को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है और हमें रोग से क्या प्रदान कर देती है, सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन बावजूद उसके भी हमें रोग हो जाते हैं, चाहे एक जनरली जुकाम ही क्यों नहीं होता, वो भी अपने आप में एक वायरल रोग है। तो ये उस अवस्था में होता है जब एंटीजन ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं और हमारे शरीर की एंटीबॉडी कमजोर पड़ जाती, तो उस अवस्था में हमें रोग से बचा नहीं पाती है ये और हम रोगग्रस्त हो जाते। तो ये जो WBC है या ये जो एंटीबॉडी है, ये हमारे पास 5 प्रकार की होती है। WBC कोशिकाएं जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। इनके नाम भी अपने को थोड़े से ध्यान रखने पेपर की दृष्टि से। पहली जो कोशिकाएं होती है इनको हम बोलते हैं एसिडोफिल कोशिकाएं, एसिडोफिल कोशिकाएं। दूसरी को हम बोलते हैं बेसोफिल, बेसोफिल। तीसरी को हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। अब 3 नाम ये आसानी से आपके याद हो जाएंगे। देखो, एसिड का मतलब होता है अम्ल, बेस का मतलब होता है क्षार, न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, उदासीन। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं मैंने बताया, एसिड, बेस और तीसरे कौन से, न्यूट्रल। अम्ल, क्षार और उदासीन। तो जिनमें जब आपको कभी आप लेबोरेटरी में गए हो, जब आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है तो उस ब्लड सैंपल के ऊपर अलग अलग दिखाने के लिए या इनकी संख्या को काउंट करने के लिए वो ऊपर से कोई ना कोई रासायनिक पदार्थ डालते हैं इसके ऊपर। तो जो एसिडोफिल होती है उनके ऊपर अम्लीय कोई ऐसा पदार्थ डालते हैं, वो अम्ल की वजह से अलग दिखाई देने लग जाती है। इसके ऊपर क्षार डालते हैं तो ये क्षार के कारण अलग दिखाई देने लग जाती है। जिनके अंदर कोई रंग नहीं आता अम्ल या क्षार डालने से, उनकी संख्या काउंट कर लेते हैं तो वो किसी होती है, न्यूट्रोफिल्स होती है। तो ये 3 तो ये होती है, एसिडोफिल, बेसोफिल और तीसरी कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल। इसके बाद 2 और WBC होती है हमारे शरीर में। एक को बोलते हैं लिम्फोसाइट, क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट। और 5वीं जो होती है इनको बोलते हैं मोनोसाइट, मोनोसाइट। WBC कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। ये तो नाम आपको याद हो जानी चाहिए। एसिड मतलब अम्ल, एसिडोफिल। बेसिक, क्षार, बेसोफिल। न्यूट्रल, न्यूट्रोफिल। और 2 और याद रखनी है अपने को, लिम्फोसाइट और दूसरी कौन सी है, मोनोसाइट। इन 5 में सबसे ज्यादा मिलने वाली जो WBC कोशिकाएं होती है वो न्यूट्रोफिल हो। कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल। यानी कि टोटल WBC कोशिकाओं का 70% भाग अकेली बनाती है कौन, न्यूट्रोफिल। कौन बनाती है, न्यूट्रोफिल बनाती है। और इन न्यूट्रोफिल को हमारे शरीर का पुलिसमैन बोला जाता है।
हमारे शरीर का क्या बोलते हैं इनको? पुलिसमैन। जैसे पुलिस का काम क्या होता है? अपराधियों से हमारी रक्षा करना, वैसे शरीर में अपराधी कौन होंगे? एंटीजन होंगे जो बाहर से जाएंगे। तो उनके ऊपर नजर रखने का काम जो है, या उनको भक्षण करने का काम जो है, उनको खाने का काम जो है, वो कौन करती है? न्यूट्रोफिल करती है। तो आपसे पूछ लेगा सीधा सीधा प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक संख्या में मिलने वाली श्वेत रुधिर कणिकाएं कौन सी है? तो कौन सी है? न्यूट्रोफिल। इनको हमारे शरीर का क्या बोला जाता है? पुलिसमैन बोला जाता है। लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो होती है ये भी एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। लिम्फोसाइट कोशिकाओं का काम भी क्या होता है? एंटीबॉडी बनाना होता है, जो एंटीजन से लड़ सके। एंटीजन से क्या कर सके? लड़ सके। और ये मोनोसाइट कोशिकाएं जो होती है ये सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। सबसे ये क्या होती है? बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। इनका आकार सभी डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा होता है। और ये क्या करती है? जैसे ही एंटीजन हमारे शरीर में जाएगा वैसे ही उसका डायरेक्ट भक्षण कर लेती है। सीधा एंटीजन जाएगा, बैक्टीरिया जाएगा, उसका डायरेक्टली क्या कर लेगी? ये अपने अंदर ले लेगी, भक्षण कर लेगी उसका। इसलिए सीधी भक्षक कोशिकाएं हमारे शरीर की कौन सी होती है? मोनोसाइट होती है। कौन सी होती है? मोनोसाइट। एंटीबॉडी बनाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। जबकि पुलिसमैन के रूप में निगरानी रखने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल्स होती है। अब बचती है ये बेसोफिल और एसिडोफिल। इस बेसोफिल के द्वारा एक रासायनिक पदार्थ स्रावित किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उस रासायनिक पदार्थ को बोलते हैं हिपेरिन। क्या बोलते हैं? हिपेरिन। और इस हिपेरिन के कारण हमारे शरीर की एक बहुत बड़ी सुरक्षा होती है। वो सुरक्षा ये होती है कि जब भी हमारा रक्त नलिकाओं में बहता है तो उस रक्त को रक्त नलिकाओं के साथ चिपकने नहीं देती है। आप कई बार ऐसा सोचते हैं ना कि ब्लड क्लोट बन गया हमारे शरीर में, किसी रुधिर नलिका में क्या बन गया? ब्लड का क्लोट बन गया, थक्का बन गया। वो थक्का इसलिए बन गया क्योंकि हिपेरिन जो है उसका निर्माण सही से नहीं हुआ। तो इसको हम हमारे शरीर का प्राकृतिक रक्त प्रतिस्कंदक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? स्कंदन का मतलब मैंने बताया था रक्त का थक्का बनना, और बनने से रोकना मतलब प्रतिस्कंदक। किसका? रक्त का। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा डायरेक्टली कंपटीशन में अप्रोच होता है कि मानव शरीर में मिलने वाला रक्त प्रतिस्कंदक क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हिपेरिन कहलाता है। और हिपेरिन बनाने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है? कणिकाएं क्या कहलाती है? बेसोफिल कहलाती है। और बेसोफिल किसका प्रकार होती है? डब्ल्यूबीसी। किसका प्रकार होती है? डब्ल्यूबीसी का प्रकार। अब ये बचती है एसिडोफिल। एसिडोफिल के द्वारा भी एक रासायनिक पदार्थ बाहर निकाला जाता है जिसका नाम है हिस्टामिन। इसका नाम क्या है? हिस्टामिन। और हिस्टामिन जो होता है ये हमारे शरीर की एलर्जी से सुरक्षा प्रदान करता है। कई बार आप सुनते हो ना कि एलर्जी होगी उसको, तो एलर्जी का होना यह अपने आप में किस रासायनिक पदार्थ की कमी या उसकी अधिकता के कारण होता है? हिस्टामिन। तो पांचों का कार्य याद रख लेना आप। तो बस ये एलर्जी से प्रोटेक्शन प्रदान करती है, ये हमारे शरीर के रक्त को जमने नहीं देती है, ये न्यूट्रोफिल्स हमारे शरीर की निगरानी रखने का काम करती है, एंटीजन से हमें सुरक्षा प्रदान करती है, लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाने का काम करती है, और मोनोसाइट सबसे बड़ी होती है। इनको हमारे शरीर की क्या बोलते हैं? भक्षक कोशिकाएं बोलते हैं। ये डायरेक्ट क्या कर लेती है? रोगाणुओं का भक्षण कर लेती है। तो ये कोशिकाएं जो होती है वो मोनोसाइट के रूप में। समझ गए बात? तो पूरी डब्ल्यूबीसी का एक काम ये हो गया कि हमारे शरीर को क्या प्रदान करती है? सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। ठीक। अब लास्ट अपने पास एक छोटा सा पार्ट बचता है, उनको हम बोलते हैं बिंबाणु, या उनको हम बोलेंगे प्लेटलेट। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट। सामान्य भाषा में इनको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो का मतलब होता है रक्त का थक्का। थ्रोम्बो का मतलब क्या होता है? रक्त का थक्का। तो इसके नाम से ही इसका कार्य पता चल रहा है हमें, यानी कि हमारे शरीर के रक्त का वो भाग जो चोट लगने पर हमारे शरीर के खून को और अधिक बहने से रोक देता है, वो कणिकाएं जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तो ये थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स जो होती है, ये जैसे स्किन के ऊपर कोई चोट लगी और उस चोट से रक्त बहना बाहर शुरू हुआ, तो रक्त के अंदर ये आकार में थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए उस जगह के ऊपर ये एक लेयर बनाकर, एक परत बनाकर उसको रोकने का काम करते हैं। अब ये डायरेक्टली अपने आप नहीं करेंगे,
इन थ्रोम्बोसाइट से एक एंजाइम बाहर निकलता है जिसको थ्रोम्बोकाइनेज बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछेगा, अभी बताता हूं। इस एंजाइम को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोकाइनेज बोलते हैं। थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बाहर निकाला जाता है किसके द्वारा? थ्रोम्बोसाइट द्वारा। ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम क्या करता है? हमारी ब्लड की जो प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा में मैंने आपको एक प्रोटीन बताया, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन बताया अभी, उस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन प्रोटीन में बदल देता है। किस में बदल देता है? प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदल देता है? थ्रोम्बिन में। और थ्रोम्बिन के बनते ही रक्त के थक्का बनने की क्रिया शुरू हो जाती है। थ्रोम्बिन के बनते ही रक्त का थक्का बनने की क्रिया क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। तो एक तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है, और दूसरा प्लाज्मा में एक प्रोटीन मैंने आपको बताया, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। फाइबर का मतलब होता है रेशा। फाइबर का मतलब क्या होता है? रेशा। तो ये फाइब्रिनोजिन प्रोटीन क्या करता है? छोटे छोटे रेशों के रूप में उस घाव वाली जगह के ऊपर परत बना देता है। बीच बीच में ये थ्रोम्बोसाइट जो है वो के अंदर इकट्ठी होने लग जाती है, और ऊपर से थ्रोम्बिन एंजाइम जो है उनके ऊपर क्या बनवा देता है? लेयर बनवा देता है। तो रक्त का बहना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो रक्त का थक्का बनने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए मेनली। वैसे तो कुल मिला के रक्त का थक्का बनने के लिए हमें 8 चीजों की आवश्यकता पड़ती। कितनी की? 8 की। और 8 में भी आप 6 के नाम याद रख सको तो ज्यादा बढ़िया। पहली तो पड़ती है इसी थ्रोम्बोसाइट की। किसकी? थ्रोम्बोसाइट की। थ्रोम्बोसाइट का काम तो होता है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम का स्त्रवण करना या उसको बाहर निकालना। दूसरा, इसमें हमें एक रासायनिक पदार्थ की जरूरत पड़ती है, कैल्शियम की। किसकी? कैल्शियम की। सीधा प्रश्न पूछेगा आपसे कि रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सी धातु की आवश्यकता पड़ती है, कौन से रासायनिक तत्व की आवश्यकता पड़ती है? कौन सा है? कैल्शियम। एक विटामिन की आवश्यकता पड़ती है इसमें, विटामिन के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रक्त का थक्का बनाने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा होता है? विटामिन के होता है, विटामिन के। इसके बाद में चौथे नंबर पर हमें यह चाहिए फाइब्रोनोजिन, 5वें नंबर पर हमें चाहिए प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन, और 6ठे नंबर पर एक रक्त कारक चाहिए हमें। क्या चाहिए बताओ? रक्त कारक। अब ये रक्त कारक क्या होता है? तो हमारे शरीर का जो लीवर होता है, कौन? लीवर। लीवर कुल मिला के 13 प्रकार के कारक बनाता है। कितने प्रकार के कारक बनाता है? 13 प्रकार के, 1 से लेकर 13 प्रकार के। उन 13 कारकों में 8 नंबर वाला जो कारक है, कौन सा कारक? 8 नंबर वाला कारक, वो आवश्यक होता है रक्त का थक्का बनाने के लिए। वो आवश्यक होता है क्या? रक्त का थक्का बनाने के लिए। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं इसको, बीसीएफ बोलते हैं इसको। तो 8 नंबर वाला हमें रक्त स्कंदन कारक भी चाहिए। और कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति के अंदर आनुवंशिक रूप से ये 8 नंबर वाला कारक मिलता नहीं है, या लीवर इसका निर्माण नहीं करता है। ये तो मिल जाएंगे, थ्रोम्बोसाइट रक्त है तो थ्रोम्बोसाइट होगी होगी। कैल्शियम बाहर से भी ले लेंगे, विटामिन के भी बाहर से ले लेंगे, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोप्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोजिन भी है उसके अंदर। लेकिन एक कमी रह गई, और वो कमी रह गई किसकी? रक्त स्कंदन कारक, बीसीएफ की कमी रह गई 8 नंबर वाले की। तो ऐसा व्यक्ति की अगर चोट लग जाए तो उसके रक्त का थक्का कभी बनता नहीं है। और ऐसा जो रोग होता है उसको हम बोलते हैं हीमोफीलिया। क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग होता है। अनुवांशिक क्या होता है? रोग होता है। और उस रोग के अंदर कौन से कारक के कारण वो रोग हो रहा है? रक्त स्कंदन कारक नंबर 8 के कारण, जो उस व्यक्ति के अंदर अनुवांशिक रूप से बनता ही नहीं, ठीक है। तो ब्रिटेन के जो महारानी वाला जो ग्रुप है, एलिजाबेथ वाला, उसके अंदर अनुवांशिक रूप से ही ये कारक बनता नहीं है कभी। इसलिए हर संभव कोशिश की जाती है कि उनको जीवन में कभी चोट न लगे। अगर चोट लग गई उनके तो मतलब वो वहीं डेड है। क्यों? उनके खून का बहना कभी भी रुकेगा नहीं। इसलिए विज्ञान की भाषा में इस रोग को रॉयल डिजीज बोला जाता है। रॉयल का मतलब समझ गया? राजा महाराजाओं की बीमारी है, रॉयल डिजीज है। हाँ, तो ये ब्रिटेन का जो राजवंश है वहां का, उसके अंदर ये। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए 6 महत्वपूर्ण चीजों की हमें आवश्यकता पड़ती है।
ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है और विटामिन कौन सा चाहिए हमें, के चाहिए। ज्यादा ज्यादा ये पूछेगा तो आपसे BCF नंबर 8 पूछ सकता है कि रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन से कारक की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये जो क्रिया होती है, ये पूरी क्रिया थ्रोम्बोसाइट से पूरी होती है और इस क्रिया को इंग्लिश में थ्रोम्बोसिस बोल देते हैं। रक्त का थक्का बनने की क्रिया क्या कहलाती है, थ्रोम्बोसिस कहलाती है। तो थ्रोम्बोसिस की घटना किसके कारण होती है, प्लेटलेट के कारण। किसके कारण होती है, प्लेटलेट। तो जब भी हमारे शरीर के ऊपर मान लो कोई ऑपरेशन करना हो या कुछ भी करना हो तो डॉक्टर पहले कहता है प्लेटलेट की व्यवस्था करो, यानी कि इनकी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में इनकी कमी है, इसका मतलब अगर रक्त ज्यादा बह गया ऑपरेशन करते समय, रुका नहीं, तो उसको ऊपर से हमें क्या देनी पड़ेगी, प्लेटलेट देनी पड़ेगी। तो कम से कम प्लेटलेट की संख्या 2.5 लाख 3 लाख के आसपास होनी चाहिए। जैसे डेंगू होता है किसी को, देखो तो डेंगू के अंदर क्या आता है, ब्लड चढ़ाया जाता है और बहुत ज्यादा जब डेंगू डाउन आ जाता है तो प्लाज्मा चढ़ाते हैं फिर अपने उसके, ठीक है, ताकि उसके शरीर को प्लेटलेट्स की आपूर्ति जो है वो लगातार क्या होती है, पूरी होती रहे। ठीक, तो ये अपने ब्लड के 3 महत्वपूर्ण पार्ट हमने पढ़े। ठीक है, संयोजी उत्तक क्या होता है, पहले हमने इसकी बात की थी। उत्तक क्या होता है, उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातें हमने इसमें डिस्कस की। ठीक, अगले नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अपने दूसरा पार्ट इसका जो कंकालीय उत्तक वाला है उसके ऊपर अपने नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।